नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। मीन्स हम कणों के निकाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कई पार्टिकल से मिलकर बना है। इसके पहले के चैप्टर्स में, पहले जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम एक पार्टिकल के मोशन का स्टडी कर रहे थे। हम पार्टिकल का मोशन देख रहे थे। जब अब है कि किसी बॉडी का, तो कोई भी बॉडी कई कणों से मिलकर बना है। तो जैसे ही हम एक बॉडी के मोशन का स्टडी कर रहे हैं तो बॉडी का प्रत्येक कण का अलग अलग मोशन होगा। और तब स्वाभाविक है कि जब एक बॉडी के मोशन का स्टडी करना हो तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी के या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे एक पॉइंट, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। मीन्स हाइपोथेटिकल मीन्स वो काल्पनिक पॉइंट, जहाँ पर कि बॉडी का या वस्तु का, पिंड का टोटल मास, कुल द्रव्यमान कंसंट्रेटेड समझा जाता है, कंसंट्रेटेड माना जाता है। मीन्स समझा जाना या माना जाना मीन्स ऐसा नहीं है कि पूरा द्रव्यमान वहीं पर संगठित होता है, वहीं पर रहता है, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उस पॉइंट पे पूरा द्रव्यमान कंसंट्रेटेड है और उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज द्रव्यमान केंद्र। और अलग अलग वस्तुओं में ये या अलग अलग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले होता क्या है, तो मैं ये बता दूं कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु या पिंड के लिए वह काल्पनिक बिंदु है जहां वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित कंसंट्रेटेड मान लिया जाता है। ठीक है। और यह द्रव्यमान या कहें इस द्रव्यमान केंद्र की गति ही वस्तु की गति का संदर्भ देता है। मीन्स यह जो द्रव्यमान केंद्र की गति होगी वही वस्तु की गति मान लिया जाता है। सबसे पहले तो देखिए
यह जो है वो काल्पनिक बिंदु है, मीन्स प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हैपेंस नहीं होता है। और देखिए मैंने लिखा है जहाँ की वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित मान लिया जाता है, ठीक है, उस बिंदु पे हम लोग मान लेते हैं, और यह द्रव्यमान केंद्र ही की गति ही जो है वो वस्तु की गति को रिप्रेजेंट करता है या उसी का संदर्भ देता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसे एक्सिस पे दिखाता हूँ, एक्स वाई जेड। तो बच्चों हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किया जो n पार्टिकल से मिलके बना है। m1 एक पार्टिकल 1 जिसका कि मास m1 है और उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। दूसरा पार्टिकल m2 पार्टिकल 2 जिसका कि मास m2 है, द्रव्यमान m2 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। इसी तरह से पार्टिकल 3 जिसका कि द्रव्यमान m3 है और कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 है। इसी तरह से nth पार्टिकल जिसका द्रव्यमान हमने mn लिया है और कोऑर्डिनेट xn yn zn है। xn x एक्सिस के अलोंग, yn y एक्सिस के अलोंग और zn z एक्सिस के अलोंग। इस तरह से इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, जिसका कि कोऑर्डिनेट एक्सियम cm फॉर सेंटर ऑफ मास, ycm एंड zcm है। अब देखिए सारे पार्टिकल्स का हमने अलग अलग सारे पार्टिकल्स का हमने अलग अलग पोजीशन वेक्टर दिखाया है। तो जैसे पार्टिकल 1 जिसका कि मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1, पार्टिकल 2 जिसका कि मास m2 है पोजीशन वेक्टर r2, उसी तरह से पार्टिकल 3 जिसका कि मास m3 है और पोजीशन वेक्टर r3, उसी तरह से पार्टिकल nth जिसका कि मास mn है और इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर rn है, और उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं वेक्टर rcm, वेक्टर rcm। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट, या हम कहें कि प्रायोगिक रूप से ऐसा देखा गया है कि देखिए ये जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सिस्टम जो है जितने भी पार्टिकल से मिलके बना है सबके मास को हम ऐड कर देते हैं, उसमें सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखा जाता है कि यह अलग अलग पार्टिकल का मास m1 x1, उसी तरह से मास m2 और उसका x कोऑर्डिनेट x2, उसी तरह से थर्ड पार्टिकल का मास m3, द्रव्यमान m3 और उसका x कोऑर्डिनेट x3, सबके प्रोडक्ट को अलग अलग जोड़ा जाता है तो a इसके बराबर होता है। और इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि हमें xcm निकालना हो, मीन सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn xn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn। और इस तरह से हम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसी को देखिए
हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सी एम इक्वल टू, देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट प्लस mn को मैं 1 बाई सिग्मा mi लिख सकता हूँ, i का वैल्यू 1 to n, और ऊपर में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा mi xi, i का वैल्यू 1 to n। इसको मैं टोटल मास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं ले रहा हूँ एक्स सी एम इक्वल टू 1 बाई एम सिग्मा एम आई एक्स आई का वैल्यू 1 to n, ठीक है। इसी तरह से यदि हमें वाई सी एम देखना हो तो इसी के सिमिलर मैं लिख सकता हूँ वाई सी एम इक्वल टू 1 बाई एम इंटू सिग्मा एम आई वाई आई, आई का वैल्यू 1 to n। इसी तरह से मैं इसको इधर लिख देता हूँ। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ वाई सी एम इक्वल टू 1 बाई एम सिग्मा एम आई वाई आई, आई का वैल्यू 1 to n। और इसी तरह यदि हम जेड एक्सिस के लिए देखें तो जेड सी एम इक्वल टू, देखिए 1 बाई एम इंटू सिग्मा एम आई जेड आई, आई का वैल्यू 1 to n। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इसी तरह से सबके पैरेलल यदि हम बात करें वेक्टर आर सी एम की, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वेक्टर आर सी एम इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स सी एम, ये सब आप लोग पहले क्लासेज में पढ़े हैं, वाई सी एम प्लस जेड सी एम का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से R1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर। देखिए इसी तरह से मैं R1 इक्वल टू यदि लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसी तरह से यदि Rn इक्वल टू हमें लिखने हो तो हम लिख सकते हैं xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर प्लस zn स्क्वायर। अब देखा जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे RCM और XCM का रिलेशन है, उसी तरह से R1 का X1 Y1 Z1 से Rn का Xn Yn Zn से एक रिलेशन है। और जब हम XCM YCM और ZCM को इस तरह से लिख सकते हैं तो सबके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर यदि हमें लिखना हो सिस्टम का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई एम इंटू सिग्मा एम आई आर आई इक्वल टू 1 to n, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और जहाँ वेयर m इक्वल टू हमारा m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट प्लस इस तरह से डॉट डॉट प्लस mn है, ठीक है, डॉट डॉट ए प्लस mn है। ये हमारा टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, या इसे हम कहें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मीन्स वस्तु का कुल द्रव्यमान। ये हमारा वस्तु का कुल द्रव्यमान है।
और इस तरह से हम लोग किसी दिए हुए बॉडी का या कहें कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा, जैसे हमने माना कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया वेक्टर RCM। हो सकता है कोई इसको इस बिंदु से देखना चाहे तो इसका कुछ और पोजीशन रह सकता है, कोई इसको इस बिंदु से देखना चाहे तो कोई और पोजीशन रह सकता है। पोजीशन वही होगा, बट ये जो है अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैं मान लूँ कि पूरे सिस्टम या जिस कमरे में हम लोग हैं उसे एक डब्बा माने, उसमें जो भी बॉडी है सबको एक पार्टिकल्स माने, और सबका सेंटर ऑफ मास एक जो है पूरे सिस्टम का इस कमरे के साथ सेंटर ऑफ मास इस नोक पर है। अब देखिए, कोई हो सकता है कि किसी एक कॉर्नर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 2 मीटर हो, दूसरे कॉर्नर से पॉइंट की दूरी ये 5 मीटर हो सकता है, किसी तीसरे कॉर्नर से पॉइंट की दूरी जो है 8 मीटर हो सकता है, लेकिन सब इसी पॉइंट को फाइनली रिप्रेजेंट करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑरिजिन अलग अलग लेने से सेंटर ऑफ मास वही है, द्रव्यमान केंद्र वही है, लेकिन अलग अलग ऑरिजिन से पोजीशन अलग अलग हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हमें सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमें किस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालने हैं, यानी कि या फिर मैं ये कहूँ कि हमें किस बिंदु से द्रव्यमान केंद्र निकालने हैं। यानी कि सबसे पहले हम ऑरिजिन फिक्स करेंगे, हमें ऑरिजिन कहाँ लेना है। उसके बाद देखिए, हमको द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन निकालने में या द्रव्यमान केंद्र का x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट निकालने में सारे पार्टिकल का अलग अलग x, y और z कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो उस बॉडी में जितना भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जितना भी पार्टिकल्स होगा, सबका हम अलग अलग कोऑर्डिनेट देख लेंगे और उसके बाद फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं स्टेप लिख लेता हूँ कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टेप, मीन्स द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे। ठीक है ना, तो द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें। ठीक है, यही है। तो स्टेप फर्स्ट हमें क्या करने हैं, सबसे पहले ऑरिजिन मूल बिंदु का निर्धारण करें। निर्धारण करें जिस नियत बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। स्थिति बतानी है मीन्स जिससे हमको क्या बताना है। ठीक है, स्टेप 2 सारे कणों का मीन्स सिस्टम में या बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसी को मैं कह रहा हूँ, सारे कणों का
अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालें, कोऑर्डिनेट्स निकालें। और इसके बाद स्टेप थर्ड, फॉर्मूला अप्लाई करें। अप्लाई करें और इसके बाद जो है सो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें, यहाँ केंद्र होगा। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें, तो सबसे पहले ऑरिजिन का निर्धारण करेंगे, उसके बाद सारे कणों का जो भी पार्टिकल्स है सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला लाए थे उसको अप्लाई कर लेंगे। ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान केंद्र 2 पार्टिकल सिस्टम का। मीन्स हम लोग 2 कण वाले निकाय का। ठीक है, मीन्स 2 पार्टिकल सिस्टम। सिस्टम का हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे, द्रव्यमान केंद्र देखेंगे। ये देखिए, मान लो 2 मास है, एक है m1, ये दूसरा है m2। दोनों मास चूंकि 2 बॉडी सिस्टम है तो लीनियर होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑरिजिन फिक्स करते हैं, तो हम इसका ऑरिजिन ले लिए 0 0। यदि हमने इसको ऑरिजिन 0 0 लिया तो इससे देखिए इसका d0, यहाँ पर हमने ऑरिजिन ले लिया है। कोई हो सकता है, देखिए इसी पार्टिकल सिस्टम में जो सेम पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, कोई ऑरिजिन इसको ले सकता है 0 0। कोई, तो जब इसे 0 0 लिया जाएगा तो इसका ऑरिजिन हो जाएगा -d, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -d0। इसमें हमने देखिए ऑरिजिन यहाँ लिया है, इसके बाद हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, इससे कितनी दूरी पे है। इसमें देखिए मैंने ऑरिजिन यहाँ लिया है। अब देखा जाए, जब हमने ऑरिजिन यहाँ लिया तो इसका कोऑर्डिनेट -d0, जब हमने ऑरिजिन यहाँ लिया तो इसका कोऑर्डिनेट d0। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक्सियम 1 बाई टोटल मास देन m1 प्लस m2 इंटू m1 x1, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2। ठीक है, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, मैंने 0 लिया, यहाँ x कोऑर्डिनेट d है, मैंने d लिया। अब देखिए ये हमारा इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा, एक्सियम इक्वल टू m2 d बाई m1 प्लस m2। क्या यही चीज। अब देखिए हम इसके लिए देखते हैं, तो जब हम इसके लिए देखें तो क्या होगा, हम फिर से एक्सियम निकाल रहे हैं, एक्सियम इक्वल टू m1 x1। अब देखिए यहाँ पे m1 इंटू -d प्लस m2 0 बाई m1 प्लस m2। ये सॉल्व करके आ गया माइनस m1d बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ x इक्वल टू ये समथिंग पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमारा a आया है। a बता रहा है कि ऑरिजिन से राइट साइड कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा,
यहाँ कहीं यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव ये बता रहा है कि कहीं ऑरिजिन से लेफ्ट साइड यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। अब देखिए दोनों जो है सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट स्वाभाविक है ये पूरा डिस्टेंस हमारा d है, पूरा डिस्टेंस हमारा d है। यदि इसको मैं x1 दिखाता हूँ, इसको मैं x1 दिखाता हूँ तो a हमारा d माइनस x1 हो जाएगा। और उसी तरह से जब इसमें हमने इसको एज एग्जाम्पल यदि हमने x1 दिखाया है तो ये हमारा d माइनस x1 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि चाहे हमारा m1d बाई m1 प्लस m2 हो या m2d बाई m1 प्लस m2 हो, दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंतर यह है कि एक में हम m1 से बता रहे हैं डिस्टेंस, दूसरे में हम m2 से बता रहे हैं डिस्टेंस, बट दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स मैं एक कहना चाह रहा हूं बच्चों कि हमारा ऑरिजिन चेंज करने से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, द्रव्यमान केंद्र जहां है वहीं रहेगा। और इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।